वेलकम फ्रेंड्स, एकेडमी डिसीजन चैनल में आप सब लोगों का फिर एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2. So in this video we are going to discuss the factors of nationalism and the effective implementations of nationalism in Europe by making modern nation states. So please watch out, and I request you to subscribe to my channel for inspiring me to produce more and more videos. So let us delve into the topic. So friends, as you know, after the conservatism era in 1815, there was the period of revolutionaries in which Mazzini created young Italy and young Europe, and the chains of events which created many revolutions in European continent were there. Let us discuss about them in detail. So the conservatism and its negation, which was called as counter-conservatism, in which the liberals and nationalists they became prominent, and many revolutions caused, especially in France. As you know, once Metternich opined that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. Means France दूसरे राष्ट्रों के लिए यूरोप में एक उदाहरण बन गया। मतलब जो फ्रांस में होता था राजनीतिक क्षेत्र में, उससे दूसरे राष्ट्र फॉलो करते थे, इम्बाइब करते थे, अनुकरण करते थे। तो क्या फ्रांस में हुआ? फ्रांस में एक बगावत 1830 में हुई। इसको बोलते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये कैसा हुआ, इसके बारे में हम अभी चर्चा करें। सो द एजुकेटेड मिडिल क्लास, इलाइट, ऑल ऑफ देम वांटेड दैट द स्टेट ऑफ अफेयर्स शुड चेंज। दैट मीन्स जैसा चल रहा था निरंकुश राजशाही व्यवस्था कंजर्वेटिज्म के बाद, उसे नकारने के लिए वो बोलते थे। वो कौन थे? ना शिक्षित मध्यम वर्गीय जो इलाइट लोग, जो धनी लोग, ज्ञानी लोग, वो परिवर्तन चाहते। फ्रांस में जुलाई 1830 को एक रिवॉल्यूशन आया। इसको जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। 1815 में जो बुर्बा राजवंश के लुई 18 को सत्ता पर आसीन किया गया था, उन्होंने भाग निकले क्योंकि बगावत हुआ, और लुई फिलिप नामक एक व्यक्ति फ्रांस का राजगद्दी संभाला, जिन्होंने अपने आप को सिटीजन किंग के रूप में परिचय दिया। मतलब वो नागरिकों का राजा था, लोगों के द्वारा चुने हुए राजा था। इसका नतीजा ये हुआ कि नेदरलैंड को बेल्जियम दिया गया था। आप लोगों को मालूम है, नेदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया, बगावत करके बेल्जियम सेपरेट हो गया। इस समय और एक प्रमुख घटनाक्रम था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत था। जैसा कि सब लोगों को मालूम है, ग्रीस यूरोपीय समाज का सबसे प्रथम पथ प्रदर्शक था, मतलब रास्ता दिखाया था, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, सिटी स्टेट, ये सब ग्रीस में पहली बार चला था। प्लाटो, अरिस्टोटल। तो ग्रीक व्हिच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, एंड देयर वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड इन 1821 AD। जब उन्होंने अपना संघर्ष का शुरुआत किया, यूरोप के बाकी दूसरे राष्ट्रों से उनको भी मदद मिलना शुरू हो गया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस से काफी मदद किया था, और उन्होंने सेना के रूप में आकर युद्ध भी लड़ा था, लेकिन उनका अचानक मौत हो गया 1826 में। उन्होंने फंड भी कलेक्शन किया था ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। अल्टीमेटली आफ्टर 11 years in 1832, ग्रीस बिकेम ए फ्री स्टेट, फ्री कंट्री, फ्री नेशन आफ्टर द साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी। एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया, जो कि संपूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की। अब एक नया सब टॉपिक है, इसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। व्हाट इज रोमांटिक इमेजिनेशन? रोमांटिक इमेजिनेशन इज ए मैटर ऑफ पैशन एंड इमोशंस। मीन्स नॉर्मली यू नो that nationalism is largely an idea. Ideas are inspired by emotions, intuitions, and mystical feelings. So if you judge everything according to the viewpoints of logic and reason, then no person could become a patriot. कोई आदमी देशप्रेमी नहीं बन सकता, क्योंकि देशप्रेमी बनने से मौत भी हो सकता है और आदमी जेल भी जा सकता है। अगर कोई दूसरे राष्ट्र का शासन चले तो अपने राष्ट्र का अगर शासन ना होकर, जैसा कि भारत में अंग्रेजों का हुकूमत चलता था और भारत के जो देश प्रेमियां थे
उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के जंग छेड़ दिया। नतीजा ये हुआ काफ़ी संख्या में मर गए आज़ादी के सेनानी और बड़े पैमाने पर आज़ादी के सेनानियों को जेल में भी डाल दिया गया। तो अतः कहने का मतलब है नेशनलिस्टिक फीलिंग है, ये फीलिंग में रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग व्यक्ति की जो पैशंस एंड इमोशन से ज्यादा काम करता है। ये पैशन और इमोशन को जगाने के लिए आर्ट, पोएट्री, कहानियां, संगीत ये काफी हद तक मदद करता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक गाना सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंसू टपक पड़े, ये मेरे वतन के लोग जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। कहने का मतलब है कि आर्ट, पोएट्री, स्टोरी और म्यूजिक ये हेल्प करते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग को उजागर करने के लिए। तो रोमांटिक नेशनलिस्ट वही पैशंस एंड इमोशंस को उन्होंने टच करने के लिए क्या किए कि उन्होंने जो हमारा विरासत है, हेरिटेज है, हमारा जो संस्कृति है, कल्चर, इसी को उजागर करने के लिए प्रयास किया। इन प्रयासों का कुछ उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि जर्मनी में जोहानन गोटफ्राइड हर्डर, इन्होंने एक रोमांटिक आइडियलिस्ट थे जो कि नेशनलिस्टिक फीलिंग के अंतर्गत उद्बुद्ध हुए थे। उन्होंने बोला कि कॉमन कल्चर के द्वारा राष्ट्र के जो स्पिरिट है उसे उजागर किया जा सकता है। ही टोल्ड दैट थ्रू कॉमन कल्चर द स्पिरिट ऑफ द नेशन कुड बी अवेकेंड। सो ही टोल्ड दैट दास वर्क लेड टू भक्स जेस्ट। इसी के अंतर्गत ग्रीम ब्रदर जैकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम, दो जर्मन भाइयों ने गांव-गांव घूमकर काफी परिश्रम करके एक कहानी माला संग्रह की जिसका नाम था ग्रीम ब्रदर्स फेयरी टेल इन जर्मन। उन्होंने जर्मन भाषाओं में 33 वॉल्यूम वाला एक डिक्शनरी प्रस्तुत किया और जर्मन राष्ट्र बनाने के सपना उन्होंने देखे। आगे जाकर जर्मन राष्ट्र भी बना। हालांकि ये रोमांटिक की इमेजिनेशन के द्वारा नहीं बन पाया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से बना, लेकिन ये लोगों ने जर्मन स्पिरिट जो है उसे उजागर करने के लिए कोशिश किया और ये कोशिश का जो रास्ता था वो था इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग एंड टचिंग द सॉफ्ट कॉर्नर्स द इमोशंस ऑफ द पीपुल टू क्रिएट नेशनल अवेकनिंग। 1831 में पोलैंड के लोगों ने रसिया के खिलाफ एक बगावत छेड़ दिया था, लेकिन उनमें उन्होंने विफल हुए। आप लोगों को तो मालूम है 1815 में मेटरनिच के जो अरेंजमेंट के अनुसार पोलैंड को रूसिया को दे दिया गया था। तो पोलैंड के लोग रूसिया के अधीन में रहना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे आज़ादी। तो उन्होंने आज़ादी का जंग छेड़ा, 1831 फेल हुए। इसी के बाद उन्होंने पोलैंड के लोगों के बीच अपना भाषा, अपना संस्कृतियों को उजागर करने के लिए काफी हद तक कोशिश किया और चर्च में जो दिया गया रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ये भी पोलिश लैंग्वेज में दिया गया। जब पोलिश लैंग्वेज में दिया गया, रसिया के जो सरकार है उसे विरोध किया और बहुत सारे पादरियों को लेकर साइबेरिया में बंदी बना के रखा गया। कारोल कुर्पिंस्की एक व्यक्ति थे जिन्होंने दो डांस फॉर्म जो था पोलोनेज और माजुरका, ये दोनों डांस फॉर्म को उन्होंने पॉपुलराइज किया। उनका नाम था कारोल कुर्पिंस्की। तो इसी प्रकार रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग को उजागर करने के लिए काफी हद तक मदद किया। 1830 के बाद और एक पड़ाव आया। ये पड़ाव था 1848, जस्ट 18 साल के बाद। क्या हुआ 1830 के बाद, जब यूरोप में लिबरल रिवॉल्यूशन के बाद लुई फिलिप सिटीजन किंग के रूप में क्षमतासीन हुई, सत्ता पर आसीन हुआ, यूरोप में विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या में बढ़ोतरी आई और खाद्यान्न का संकट भी देखने लगे लोग और बेरोजगारी बढ़ता गया और औद्योगिक क्रांति होने के कारण काफी हद तक मशीनों ने आदमी का काम को ले लिया और बीमारियों के कारण बहुत सारे लोगों का मौत भी हो गया। तो इसी बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज, पॉपुलेशन इंक्रीज, ये सब समस्या फ्रांस में और एक बगावत करने के लिए रास्ता साफ किया। लुई फिलिप फ्रांस का ये समस्या को समाधान नहीं कर पाया, उन्होंने भाग निकला और फ्रांस को 1848 में एक रिपब्लिक या गणराज्य के रूप में फिर घोषित किया गया और द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट का पोता लुइस नेपोलियन, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। हालांकि बाद में उन्होंने भी सम्राट के रूप में अपने आप को घोषित किया,
लेकिन उन्होंने तात्कालिक रूप से क्या किया, वोटिंग राइट सब लोगों को दे दिया, मतलब महिलाओं को छोड़ के 21 साल से ऊपर के जितने भी मेन थे, मतलब पुरुष थे, उनको वोट अधिकार दिया गया और गारंटेड राइट टू वर्क दिया गया, मतलब वो वर्कशॉप का स्थापना किया गया और जितने बेरोजगार लोग थे उन सब लोगों को रोजगार देने के लिए प्रबंधन किया गया। 1845 में और एक घटना घटी जो कि 3 साल पहले सिलेसिया विलेज में, जहां पर जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग सरकार की मदद से पुलिस लेकर आए और पुलिस लेकर आने से ये हुआ कि पुलिस की जो फायरिंग हुआ उसमें 11 वीवर का मौत हो गया। तो ये एक छोटा घटनाक्रम था, लेकिन आमतौर पर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न भी आता है जिसका सोर्स बेस्ड एनालिसिस टाइप का प्रश्न पड़ता है। तो सिलेसिया विलेज में 1845 में कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो वीवर्स थे उन्होंने एक बगावत छेड़ा था। वही 1848 में लिबरल लोगों का भी एक क्रांति हुई, लेकिन ये क्रांति अहिंसक क्रांति था, ये कंसेंसुअल क्रांति था। सहमति भित्तिक जो सत्ता का ट्रांसफर करने के लिए, मतलब स्थानांतरित करने के लिए कोशिश किया गया था। क्या था, चलिए इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालते हैं। जब फ्रांस में एक से बढ़कर एक रिवॉल्यूशन सफल होने लगा, दो रिवॉल्यूशन के बाद 1830 में और 1848 में लिबरल का जो पावर है वो बढ़ता गया। उन्होंने डिमांड करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये सब जर्मन स्पीकिंग एरियाज जो था, जर्मन स्पीकिंग एरियाज 39 जर्मन स्टेट्स, वहां पर भी ये जो दावा लोग करने लगे, ये जो डिमांड लोग करने लगे। 18 मई 1848 में जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स जो 39 थे तथा प्रूसिया जो था, वहां पर 831 निर्वाचित प्रतिनिधियां उन्होंने फ्रैंकफर्ट मार्च करके गए, इकट्ठे होकर गए। जाकर उन्होंने जो प्रूसिया और बाकी सब जर्मन राष्ट्रों को मिला के एक यूनाइटेड जर्मनी बनाने के लिए ऑफर दिया। ये ऑफर किसी को दिया? ये ऑफर दिया तात्कालिक प्रूसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर को दिया। बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के भांति, मतलब संवैधानिक राजा के भांति शासन कीजिए और पूरे जर्मनी का एकत्रीकरण कर दीजिए। लेकिन राजा ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक राज पदवी ग्रहण करने के लिए इच्छा नहीं करते थे। तो राजा ने क्या किया, जब उनका दबदबा बढ़ता गया उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के लिए और जर्मनी का एकत्रीकरण करने के लिए, तो मना कर दिया राजा ने। राजा ने जो जमींदार लोग हैं जिनको बोला जाता है जंकर्स और आर्म्ड फोर्सेस का सहारा लिया, और जब ये निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे कम होने लगा, राजा ने सेना की मदद से उनको डिसबैंड कर दिया, उनको भगा दिया। तो लिबरल का जो आंदोलन देखने लगा, लिबरल का जो आंदोलन देखा गया प्रशिया में, इसी का इफेक्ट भी ऑस्ट्रिया हंगरी के हाब्सबर्ग एम्पायर पर पड़ा। और हाब्सबर्ग एम्पायर में जो हंगरी के लोग थे उन्होंने अधिक स्वतंत्रता के लिए, मतलब ज्यादा फ्रीडम के लिए उन्होंने जोर डाला, और इसका नतीजा ये हुआ कि हंगरी को 1867 में कुछ अधिक क्षमता दिया गया, और जो कृषि भृत्य प्रथा था, मतलब जमीन में सिर्फ मजदूरी पर काम करने का जो प्रथा था यूरोप में, रूसिया में और हंगरी में उसका अंत हो गया। कृषि भृत्य प्रथा, द सर्फडम वाज एंडेड इन रूसिया एंड हंगरी। लेकिन फ्रैंकफर्ट असेंबली में मैं बताया था कि राजा ने भगा दिया किनको, ना जो निर्वाचित प्रतिनिधियां थे उनको आर्मी की मदद से भगा दिया, उनका सपोर्ट बेस कम हो गया, ये भी मैंने अब बताया। इसी का कारण था कि उनमें फ्रैंकफर्ट असेंबली में महिलाओं का वोट अधिकार, जिसको हम बोलते हैं यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये नहीं दिया गया, अतः उनका सपोर्ट बेस भी कम होने लगा। ऐसे आमतौर पर हम कह सकेंगे कि 1848 का जो आंदोलन का वर्ष था 1848, ये काफी हद तक सफल हुआ फ्रांस में और ऑस्ट्रिया हंगेरी में तथा रूसिया में, ये कुछ हद तक सफल हुआ और लिबरल्स अपना कुछ हद तक डिमांड हासिल करने में समर्थ हुए। उन्होंने प्रूसिया में भी कोशिश किया था, लेकिन वो थोड़ा फेल हो गया। अब हमारा चर्चा का विषय है द मेकिंग ऑफ मॉडर्न जर्मनी एंड इटाली। तो जर्मनी और इटाली, इनका जो निर्माण हुआ
इनका जो एकत्रीकरण हुआ जिनको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, इसको हम यूनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ उसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली, हाउ Germany and Italy came into being as a nation state, it is the matter of discussion. So now let us discuss the topic. So the first caption is Germany, can the army be the architect of a nation? क्या आर्मी एक राष्ट्र को बना सकता है, निर्माण कर सकता है? So friends, we discussed about the Frankfurt Assembly in 1848. In the Frankfurt Assembly, 831 members, they proceeded in a march and they sat in St. Paul's Church, where they offered constitutional kingship to Kaiser Wilhelm IV. But he refused. The Junkers, the landowners called as Junkers, the army, as well as the aristocrats, they did not support the Liberal Assembly of Frankfurt. Ultimately, what happened? Now the king, with the help of army, drove them away. Now it was on the shoulder of the king, मतलब अब राजा को ये उत्तरदायित्व आ गया कि वो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स को लेकर एक बड़ा सा जर्मन राष्ट्र बनाए। आप लोगों को मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट 39 जर्मन स्पीकिंग एरियाज को, छोटे छोटे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन वह वहां पर कभी भी एकीकरण करने का, यूनिफिकेशन करने के बारे में नहीं सोचे थे, उनको अलग अलग रखा था। जब नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ 1815 की वाटरलू युद्ध में, तो ये जर्मन स्पीकिंग स्टेट भी अलग अलग हो गए। अब फ्रैंकफर्ट असेंबली में पहली बार ये उठा दावा कि किस प्रकार जर्मन स्पीकिंग स्टेट को इकट्ठे किए जाए और प्रूसिया उसका नेतृत्व ले, लेकिन राजा की असहमति के कारण फ्रैंकफर्ट असेंबली फेल हो गया। सो लिबरल ट्रायल नाउ फेल्ड एंड इट केम टू द मोनार्क टू टेक द लीड। प्रूसिया के राजा जो थे काइजर विलियम I, उनके प्रधानमंत्री थे मशहूर राष्ट्रनीतिज्ञ ऑटो von बिस्मार्क, जिनको मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। उन्होंने फ्रैंकफर्ट असेंबली फेल होने के बाद ये निर्णय लिया कि अब उनके नेतृत्व में ही जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स का एकत्रीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने एक वाक्य बोला कि नाउ द क्वेश्चन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैन नॉट टेक प्लेस विथ डिबेट एंड डेलिबरेशन बट बाय ब्लड एंड आयरन, मतलब अब खून देकर और शस्त्र उठा के ये हो सकता है। तो 7 साल की अवधि में 3 युद्ध उन्होंने लड़े, बैटल ऑफ साडोवा, बैटल ऑफ सेडान और फ्रांको प्रूसियन वार 1864, 1866 और 1870। ये 3 युद्ध में उन्होंने भाग लिया और इन 3 युद्ध में उन्होंने जीत भी हासिल की और अल्टीमेटली जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। कब? 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के वर्साई राजप्रसाद की हॉल ऑफ मिरर में 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट और प्रूसिया के रूलर काइजर विलियम I, उनको घोषित किया गया संयुक्त जर्मनी का सम्राट। ये घोषणा में अहम भूमिका अदा की थी ऑटो von बिस्मार्क ने। जर्मन की एकीकरण के बाद उन्होंने किसी पर गुरुत्व दिया? मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, मतलब मुद्रा को प्रगतिशील बनाने के लिए कोशिश किया गया। इंटरनेशनल स्तर पर बैंकिंग के ऊपर जोर दिया गया, बैंकिंग रिफॉर्म्स हुआ और लीगल जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हो गया। तो इसी प्रकार जर्मनी एकीकरण में ऑटो von बिस्मार्क का भूमिका उन्होंने अदा किया था, अहम भूमिका अदा किया था। नाउ द सेकेंड यूनिफिकेशन इज अबाउट इटाली। As you know, Metternich once opined that Italy is a mere geographical expression. Opined that means he did not want a unified Italy, but Italian-speaking people, they wanted to become a single nation. So, what was the condition of Italy? Let us have a glance. इटली का स्थिति क्या था, इसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। इटली में कुल मिलाकर कुछ छोटे छोटे राज्य थे, इनको 7 राज्य कहा जाता था, जैसा कि लोम्बार्डी, वेनेसिया, पार्मा, मोडेना, टस्कानी और 2 सिसिलीज और पीडमोंट सार्डिनिया। इनमें से पीडमोंट सार्डिनिया सिर्फ एक स्वतंत्र राज्य था।
केंद्र पर खासतौर पर रोम जो है इटाली की आज की राजधानी, वहां पर पोप का शासन था। अभी भी वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आप लोगों को मालूम है। ऑस्ट्रिया का लोम्बार्डी और वेनेसिया के ऊपर अधिकार था। स्पेन का 2 सिसिलीज, जो 2 सिसिली थे, उनके ऊपर अधिकार था। 1815 के बाद जब कंजर्वेटिज्म एरा आया, इटाली के एक मशहूर राष्ट्रनीतिज्ञ और देश प्रेमी गिउसेप्पे मैज़िनी, इन्होंने कार्बोनारी में योगदान किया तथा यंग इटाली, यंग यूरोप बना के इटाली के एकत्रीकरण में उन्होंने अहम भूमिका अदा करने के लिए कोशिश की। मतलब उनका लक्ष्य था कि इटाली का कैसे एकत्रीकरण हो, एकीकरण हो, लेकिन वो बार बार उनको असफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजतंत्र की जो कड़ी निगरानी तथा कड़ी कार्रवाई के कारण उन्होंने कभी भी अपना लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए। अब गैरिबाल्डी जो है, उन्होंने भी सिसिली को मुक्त करके संयुक्त इटाली का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने भी वहां से भागने के लिए वो जाकर साउथ अमेरिका में पनाह ली और वहां से उन्होंने एक सेना बनाई, जिन सेना का नाम था रेड सार्ट। उन्होंने अपना जो सेना बल बनाए, जो वॉलंटियर्स, दो जो कॉल्ड एज रेड सार्ट्स। सो विक्टर इमानुएल was the king of Piedmont, Sardinia. He wanted to make Italy unified, but he was supported by his prime minister, who was Count Camillo Cavour, who was so much intelligent that with his diplomatic skill and war efforts, ultimately he made Italy. How did he make Italy? Let us just have a glance over this. Cavour did what? He wanted to make France neutral whenever he attacked Austria. So they made a deal with Napoleon III, the Emperor of France, to remain silent, and in turn Napoleon would be given some provinces in Italy, he told that. So he attacked Austria in 1859 and thrust away Lombardy and Venice. With the help of Garibaldi, Cavour was able to win over Sicily, and Garibaldi just assembled all his Red Shirt volunteers and gained control over Sicily by defeating the Bourbon king of Spain. In 1861, Victor Emmanuel was proclaimed king of United Italy, but except Rome. Rome was not included, but Rome was like the crown in the head of Italian kingdom, but it was not possible because Rome was under control of the Pope, who has been called as the head of the Catholic Church system. They had to wait, means Cavour as well as Victor Emmanuel had to wait up to 1870. In Franco-Prussian War, France fought against Prussia, and Prussia was associated with Italy. So when France was defeated, Prussia gained. The answer may not be understood by you because at that time Pope was the ruler of Rome. But Pope did not have sufficient power to fight against Italian state. He was protected by the ruler of France. So France kept its garrison, और सेना बल फ्रांस रखा था पोप को सिक्योरिटी देने के लिए। लेकिन जब 1870 की युद्ध हुआ तो पोप फ्रांस से ये समर्थन नहीं प्राप्त कर पाए, अतः अंततः पोप का भी हार हुआ, फ्रांस का हार हुआ, प्रुसिया का जीत हुई। इस जीत के कारण क्या हुआ कि प्रुसिया के साथ सहयोगी बनने के कारण इटाली ने रोम को प्राप्त किया और 1870 में द कंप्लीट यूनिफिकेशन ऑफ इटाली वाज पॉसिबल। वास्तव में इटाली का हार हुआ था किसके द्वारा? ना फ्रांस की जो सेना बल थे रोम में, वहां उन्होंने हार गया था, लेकिन अंत का जो युद्ध था फ्रांको प्रुसियन वार में, इसमें फ्रांस का पराजय हुआ। इसी कारण क्या हुआ कि इटाली ने रोम को प्राप्त कर पाया और इटालियन यूनिफिकेशन 1870 में कंप्लीट हुआ। बहुत सारे लोग इटाली के जो थे किसान या मजदूर लोग, इनको इटाली यूनिफिकेशन हो गया इसके बारे में मालूम नहीं था। दे वर जस्ट ब्लिसफुली अनअवेयर। वो सोचते थे कि इटाली मतलब ला टालिया वाज दी वाइफ ऑफ विक्टर इमानुएल II। तो इस प्रकार जो भी हो, इटाली का एकीकरण
हो गया, 1870 में कंप्लीट हुआ। तो राष्ट्रवाद के कारण जर्मनी और इटली दोनों राष्ट्रों का एकीकरण संपूर्ण हो पाया। नाउ वी शुड गो इनटू द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। Friends, we discussed about the unification of Italy and Germany, but the case of Britain in relation to nationalism was not like Italy and Germany. The case of British nationalism was of a different one, which was brought with the superiority of one group over the others, and the nationalism was brought forcefully. मतलब राष्ट्रवाद जो ब्रिटेन में हुआ वो एक वर्ग के लोग दूसरे वर्गों के ऊपर अपने मनमाने ढंग से जीत हासिल करके उनको अपने पैर तले कुचल के हम ये कह सकेंगे कि उन्होंने ये राष्ट्रवाद को ले पाया। तो इंग्लैंड का हालत क्या था, देखते हैं ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन मतलब 4 राज्यों का और 4 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था। एक थे इंग्लिश ग्रुप, और स्कॉटिश स्कॉटलैंड में रहते थे, वेल्स रहते थे और आयरिश रहते थे। इन लोगों का अलग अलग संस्कृतियां और चाल चलन भाषा भी अलग था। इंग्लैंड डेवलप किया, बहिर्व्यापार हुआ और इंग्लैंड के प्रगति के कारण इंग्लिश पार्लियामेंट धीरे धीरे शक्तिशाली हुई। आप लोगों को मालूम है 1649 में राजा चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया, उनको मार दिया गया, और उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश पार्लियामेंट शक्तिशाली हो गया और राजा एक संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने लगा। उनका एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो हुआ, इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिल गए, लेकिन स्कॉटलैंड के जो स्वतंत्र गैलिक भाषा उसको दबा दिया गया, अंग्रेजी भाषा की जो बोलबाला चलता रहा। स्कॉटलैंड वाज सब्जुगेटेड अंडर द इंग्लिश सुपीरियरिटी। इसी प्रकार आयरलैंड को भी इंग्लैंड के नीचे रहना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी चलता था और आयरलैंड में कैथोलिक क्रिश्चियनिटी चलता था। इन दोनों में झगड़ा हुआ और आयरिश जो मूवमेंट है उसको इंग्लिश जो प्रोटेस्टेंट रिलीजियस ग्रुप उनको दबा दिया। इंग्लिश की दबदबा के नीचे आयरलैंड भी पराजित हुआ और उनके कब्जे में आ गया, स्पेशली द नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड के कुछ क्रांतिकारियों वोल्फ टोने के नेतृत्व में यूनाइटेड आयरिशमैन का गठन किया। जो यूनाइटेड आयरिशमैन ग्रुप जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ एक बगावत शुरू किया था, लेकिन 1798 में ये बगावत फेल हो गया और आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। मतलब इन 1801 आयरलैंड को जबरदस्त यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। तो इसी प्रकार इंग्लैंड वेल्स आयरलैंड को मिलाने के बाद दी किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जन्म लिया और ब्रिटेन की जो अहमियत इससे साबित हुआ कि जो ब्रिटिश फ्लैग है, यूनियन जैक है, वो नेशनल फ्लैग हो गया और उनका नेशनल एंथम हो गया गॉड सेव आवर नोबल किंग और नोबल क्वीन। इंग्लिश लैंग्वेज का भी दबदबा बढ़ता रहा। मतलब एक वर्ग का जो शक्तिशाली होने से बाकी सब वर्ग को अपने कब्जे में करके एक सेंट्रलाइजिंग स्टेट को बनाया। इसीलिए अंग्रेजी राष्ट्रवाद जो है एक विचित्र परिस्थिति में सृष्टि हुआ था। मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबा के इसको हासिल कर पाया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है विजुअलाइजिंग द नेशन। दैट मीन्स हम जानते हैं तो ये जो नेशन है, ये नेशन और नेशनलिज्म एक आइडिया है। नेशन मतलब जो नेशन स्टेट, ये राष्ट्रवाद आइडिया के कारण बनता है। जब भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन में था तब तक भी इंडिया एक नेशन था और नेशनल मूवमेंट चलता था। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको पर्सोनिफाई किया जाता है। जैसा कि हम भारत को भारत माता के रूप में कल्पना करते हैं तथा उनके चित्र प्रतिमा बनाते हैं, उनको पूजा भी करते हैं। बोलते हैं हम वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। इसी प्रकार यूरोप में भी एक फीमेल फिगर को एक आलिगोरी के रूप में लिया गया। आलिगोरी का मतलब एक जो कल्पना है, ये कल्पना किया गया कि राष्ट्र एक महिला का मूर्त हो सकता है। तो इसी प्रकार फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का
सिंबल बन गई क्रिस्टियन मैरियानी। ये एक क्रिश्चियन नेम है, उसको दिया गया शिल्प की कल्पना में, उसको क्या दिया गया, रेड कैप दिया गया, ट्राई कलर दिया गया और कॉकेट दिया गया। और जर्मनी के जो नेशनल सिंबल बन गया वो था जर्मानिया। तो इसी प्रकार नेशनल सिंबल को फ्रांस में कॉइन के ऊपर और स्टाम्प में भी रखा गया। मतलब नेशनल सिंबल लोगों की जेहन में किस प्रकार घुस जाए इसी का कोशिश किया गया। इसीलिए क्रिस्टियन मैरियानी फ्रांस का नेशनल सिंबल बन गई और जर्मानिया बिकेम दी एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। सो जर्मानिया क्या पहनती थी कि उन्होंने एक ओक का पत्ते का क्राउन पहनती थी और ये ओक जो है पेड़ वो हीरोइज्म या वीरता का प्रतीक बनता है। लोग सोचते हैं कि ये वीरता का प्रतीक है। जर्मनिया का डिफरेंट पोजीशन का जो पोर्ट्रेट है उसको बनाया गया, चित्र बनाया गया और आर्टिस्ट ने जर्मनिया का डिफरेंट मूड को एलिगोरी या राष्ट्र का सांकेतिक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया। तो ये चित्र या जो सिंबल्स है ये सिंबल अलग अलग मीनिंग रखता है। एक चित्र या एक संकेत का अर्थ अलग होता है। किस प्रकार होता है देखते हैं कुछ संकेत और उनका अर्थ। जैसा कि जो ब्रोकन चेन है, चेन टूट गया है मतलब लोग फ्री हो गए हैं। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल जो कि जर्मनिया का सिंबल था, उसका मतलब है कि जर्मन एम्पायर का मजबूती और शक्ति। तीसरा है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये वीरता का प्रतीक है। जो खड्ग या मतलब तलवार ये युद्ध करने के लिए तैयार है, इसका सांकेतिक रूप है। ऑलिव ब्रांच अराउंड स्वॉर्ड का मतलब हम युद्ध करने में समर्थ है लेकिन हम शांति चाहते हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर ये जर्मनी स्टेट का नेशनल कलर जो कि 1848 में जर्मनी फ्लैग में जो फ्रैंकफर्ट असेंबली वालों ने बनाया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन मतलब उदित सूरज का जो किरणें हैं वो न्यू एरा मतलब नई समय का आगमन होता है, इसका सांकेतिक अर्थ बन जाता है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल सब टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। फ्रॉम दिस चैप्टर यू might have a clear-cut idea regarding nationalism, which means great men glories and a large-scale solidarity to live and let others to live. खुद जियो और दूसरे को जीने दो। लेकिन इंपीरियलिज्म जो है ये जो राष्ट्रवाद से अलग साम्राज्यवाद बनता है। साम्राज्य का मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने कब्जे में कर लेने के जो प्रयास है उसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। तो नेशनलिज्म जब ज्यादा तीव्र हो जाता है उसका अंत होता है इंपीरियलिज्म। जिस प्रकार ब्रिटिश नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया, फ्रांस का नेशनलिज्म आगे जाकर फिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति में कन्वर्ट हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and ever ready to go to war because they wanted that they should garner as much as areas they could. So all the major European powers, they wanted to get a slice of colonies in different parts of the world due to their geographical voyages and getting control over the Afro-Asian countries. So the era of imperialism as well as the era of colonialism were started during that period. During that period also the tensed area in Europe was the Balkans, means Turkey, because the Ottoman Empire of Turkey controlled a large part of the European areas, especially the Eastern Europe, especially Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro. All these people were called as Slavs. And Turkey, the Ottoman Empire, a Muslim empire or an Islamic empire that controlled all those nations which were a little bit weaker in relation to their war efforts. वो राष्ट्र सब दुर्बल थे, इसलिए उनके ऊपर बल्कान ऑटोमान साम्राज्य का दबदबा था। तो ऑटोमान साम्राज्य से मुक्त होकर अपने आप को एक राष्ट्र घोषित करने के लिए
कई सारे मूवमेंट हुआ, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं ग्रीक नेशनल मूवमेंट, जो कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में उनका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस अलग हो गया। इसी प्रकार तुर्की के अधीन में बाकी जो राष्ट्र रहते थे जिनके बारे में हम चर्चा किए, जो कि स्लाव कहे जाते थे, जैसा कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो, ये भी तुर्की की कब्जे से अलग होने के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि तुर्की जब दुर्बल हो गया, बिकॉज इट वॉज कॉल्ड एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, तो ये सब राज्य बगावत के द्वारा और आंदोलन के द्वारा अलग होने के लिए प्रयास किए। बल्कान के ये जो स्लाव्स थे उन्होंने क्लेम करते थे कि एक समय उन्होंने फ्री थे, वो स्वतंत्र थे, और बाद में ऑटोमान साम्राज्य में उनको बलपूर्वक कब्जे में रखा गया, लेकिन अब समय आ गया है कि वो स्वतंत्र होंगे। तो इस प्रकार बहुत सारे जो राज्य है वो ऑटोमान साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन करके अपने अपने मुक्ति के लिए, अपने अपने आजादी के लिए, अपने अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से उद्बुद्ध होकर उन्होंने अलग होने के लिए प्रयास किया। साथ ही साथ बल्कान में और क्या हुआ कि बिग पावर राइवलरी हुआ। बड़े बड़े जो यूरोपीय राष्ट्र संघ थे, जो बड़े बड़े यूरोपीय राष्ट्र थे, उन्होंने बल्कान को एक झगड़ा, मतलब एक लड़ाई का केंद्र मान लिया। वहां पर इंग्लैंड आया, वहां पर जर्मनी आया, वहां पर रूसिया आया, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर आया। वो बल्कान को अपने अपने कब्जे करने के लिए भी कोशिश किया। बल्कान के लोग अपने अपने राष्ट्रवाद विचारधारा में उद्बुद्ध होकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए प्रयास करते थे। साथ ही साथ ये सब बिग पावर्स आकर उनको भी ले लेने के लिए बल्कान में आकर इकट्ठे हुए उनके झुंड। अंत तक ये बल्कान के कारण ये जो ट्रबल स्पॉट बल्कान, ये आगे जाकर रास्ता दिखाया मतलब अच्छाई के लिए नहीं, बुराई के लिए। इसका अंत हुआ प्रथम विश्व युद्ध या प्रथम महायुद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला, ये प्रथम महायुद्ध। तो प्रो एशियन कंट्रीज जो थे वह नेशनलिस्टिक फीलिंग के अंतर्गत आ गए और उन्होंने भी कॉलोनियलिज्म से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन किया। जैसा कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जो लड़ाई है वो भी काफी समय तक चला। अंत तक 1947 में इंडिया achieved its long desired independence. So friends, this nationalism ideas created many changes in Europe. These nationalism ideas were also transgressed to other countries of Afro-Asian nation who tried to become independent from the foreign yoke from colonialism and to claim their principles of self-determination. Thus, it is not out of place here to mention, friends, that nationalism in Europe paved the way for the creation of sentiments, romantic ideas of the nation. People were not reluctant to shed their lives for their nationalism, and this nationalism were also replicated and changed to the local condition in other countries of Africa and Asia continents. So friends, I request you to support my channel. Please share and subscribe this channel and repeat the lessons wherever you do not understand it properly. I think you might have understood my content. So thank you very much. Thank you, friends.